आप सोल लैंड की दुनिया में फार नॉर्थ में एक लावारिस बच्चे के तौर पर पहुंचते हैं, जहां आइस एम्प्रेस खुद आपको अपनाती हैं और बेटे की तरह पालती पोसती हैं। आपकी पहली मार्शल सोल अपोलो है, जो सन स्टार गॉड है। इसमें आग और रोशनी दोनों की सबसे बड़ी खूबियां हैं। सूरज की रोशनी में आपकी सभी खूबियां अपने आप दोगुनी हो जाती हैं और बस एक इशारे से आप जजमेंट ऑफ द सोलर स्लम्बर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी दूसरी मार्शल सोल वॉइड प्रोफाउंड आइस है। ये रैंक की पाबंदियों को नजरअंदाज करके आपकी सभी खूबियों को 3 गुना कर देती है। आपको भ्रम पैदा करने और दुश्मनों की हूबहू नकल यानी कठपुतली की तरह बनाने की ताकत देती है और आपकी सेहत को लगातार ठीक करती रहती है। जब आप ध्यान खींचने के लिए अपने छोटे छोटे हाथ पैर पूरी ताकत से हिलाते और शोर मचाते हैं, तो आपकी आवाज बर्फीले तूफान के शोर में दब जाती है। ठीक जब आपकी चेतना खोने लगती है और आपको लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, तभी हवा और बर्फ की परतों को चीरती हुई एक ठंडी साफ महिला की आवाज आपके कानों तक पहुंचती है। वो आवाज आपके लिए स्वर्ग के संगीत जैसी है। कोई यहाँ है, आप बच गए हैं। आप अपनी पूरी ताकत लगाकर संघर्ष करते हैं। आखिरकार आप तूफान के बीच से एक लंबी आकृति को अपनी ओर आते हुए देखते हैं। बर्फ जैसे सफेद बाल जो टखनों तक लटक रहे हैं और बर्फीली नीली आंखें जो फार नॉर्थ की गहरी चट्टानों की तरह साफ हैं। उनके माथे पर बर्फीले नीले क्रिस्टल का ताज जैसा कुछ सजा है और उनकी सफेद पोशाक बर्फ के बीच खूबसूरती से लहरा रही है, जो उनके चारों ओर एक जीवित प्रभामंडल की तरह घूम रही है। वे बिल्कुल बर्फ और तुषार से जन्मी किसी देवी जैसी लग रही हैं। आपका दिल जोर से धड़क उठा। आइस एम्प्रेस, फार नॉर्थ की शासिका, बर्फ के गड्ढे में पड़े उस बच्चे जो हल्की सुनहरी चमक से घिरा है को देखते हुए उनकी भौएं थोड़ी सिकुड़ गईं। उनकी आंखों में हैरानी थी। उन्होंने अचानक अंतरिक्ष में हलचल महसूस की थी और बीस्ट गॉड डीत यान के हमले से डरकर जल्दी में वहां पहुंची। लेकिन उन्हें बर्फ के गड्ढे में एक इंसान का बच्चा मिला। और भी अजीब बात ये थी कि बच्चे के आसपास की बर्फ पूरी तरह पिघल गई है और यहाँ तक कि परमाफ्रॉस्ट भी सूखी और गर्म हो गई है। जमाने वाली ठंड वाले फार नॉर्थ में होने के बावजूद बच्चे से एक हल्की पिघली हुई गर्माहट निकल रही थी। आइस एम्प्रेस आपको गड्ढे से उठाने के लिए झुकी। जैसे ही उसका हाथ आपके लपेटे हुए कपड़ों को छूता है, कपड़े के जरिए एक सुकून देने वाली गर्माहट महसूस होती है। ये आग की तेज गर्मी नहीं, बल्कि बसंत की धूप जैसी हल्की और सुखद एहसास है। एक ऐसा एहसास जो मन को अपने आप शांत कर देता है। एक आइस एम्प्रेस होने के नाते उसे बहुत ज्यादा गर्मी वाली चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी आपसे निकलने वाली उस गर्माहट से उसे कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि उसे माहौल अजीब तरह से शांत लगा। जब उसने अपनी गोद में मौजूद बच्चे को ध्यान से देखा, तो उसे दीवार किले के एक कोने से आती हुई हल्की रहस्यमयी नीली चमक दिखाई दी। उसने धीरे से कपड़े को हटाया और मुर्गी के अंडे के आकार का एक बर्फीले नीले रंग का मोती बाहर लुढ़का। उसकी सतह पर चमकती रोशनी ऐसे नाच रही थी जैसे उसके अंदर कोई छोटा सा तारा बंद हो। उससे एक ऐसी आभा निकल रही थी जो रहस्यमयी और बेहद शक्तिशाली थी। यही वो स्टार ऑफ द गैलेक्सी था जो उसके साथ ही इस दुनिया में आया था। ये रचनाकार देवता ओटान की जीवन भर की शक्ति का ठोस रूप था, जिसमें रोशनी और अंधकार की परम शक्तियां समाहित थीं। जरा सी भी असावधानी से इसका अंधेरा पक्ष किसी के मन को भ्रष्ट कर सकता था। आपका दिल जोर से धड़का। आपने सोचा ये तो बुरा हुआ। और सचमुच जैसे ही ज़ुएडी की उंगलियों ने मोती को छुआ, उसका पूरा शरीर जोर से कांप गया। साफ पानी में स्याही की बूंद गिरने की तरह उसकी बर्फीली नीली आंखों में अचानक गहरा अंधेरा छा गया। उसके बर्फ जैसे सफेद बाल धीरे धीरे सिरे से लेकर जड़ तक गहरे काले रंग में बदलने लगे। पाले की जो शांत और सौम्य आभा पहले थी, अब वो उग्र और अस्थिर हो गई। उसके चारों ओर एक भयानक बर्फीला तूफान घूमने लगा और उसके पैरों के नीचे की बर्फ चटकने और टूटने लगी। ज़ुएडी के मुंह से दर्द भरी दबी हुई आवाज निकली और वो एक घुटने के बल बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो स्टार ऑफ द गैलेक्सी के कालेपन की चपेट में आ रहा था। घबराहट और डर से पसीने पसीने होकर आप बेताबी से चिल्लाए और आपके छोटे हाथों ने ज़ुएडी की आस्तीन को जोर से पकड़कर मरोड़ दिया। घबराहट में ज़ुएडी की उंगलियां ढीली पड़ गईं और स्टार ऑफ द गैलेक्सी उनकी हथेली से फिसलकर सीधे आपके दीवार किले के अंदर जा गिरा। आप बुरी तरह डर गए थे। आपने कभी खुद को ऐसा चुना हुआ व्यक्ति नहीं माना था जो एक रचनाकार देवता के स्तर के अंधकार का सामना कर सके। फिर भी वो बुराई और दर्द जिसकी तुम्हें आशंका थी, वो कभी नहीं हुई। वो मेंदा जिससे कभी इतना डरावना आभा मंडल निकल रहा था, अब तुम्हारी छाती पर चुपचाप पड़ा था। उससे अंधकार का जरा सा भी अंश नहीं निकल रहा था। वो बिल्कुल एक साधारण कांच की गोली की तरह शांत था। उसी समय ज़ुएडी के घेरे हुए अंधेरे का घेरा तेजी से गायब हो गया, जैसे ज्वार भाटे में पानी पीछे हटता है। उसके बाल वापस बर्फ जैसे सफेद हो गए और उसकी आंखों में फिर से स्पष्टता आ गई। हालांकि उसका चेहरा पीला ही था, उस सदमे की निशानी जिसे उसने अभी अभी झेला था। उसने अपनी हथेली की ओर देखा। उसकी सांसें अभी भी उखड़ी हुई थी। उस पल में वो लगभग पूरी तरह से अंधकार की खाई में डूब ही गया था।
इस दीवार वाले किले के अंदर मौजूद इस बच्चे ने ही उसे जबरदस्ती वापस खींचा था। जिस बात ने उसे और भी हैरान किया वो ये थी कि वो शू बीड, एक ऐसी शक्तिशाली चीज जिसे वो खुद भी नहीं झेल सकता था, इस बच्चे पर रखे जाने पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जुएडी काफी देर तक चुप रहा। उसकी नजरें किले की दीवारों के भीतर तुम पर टिकी हुई थीं। तुम्हारी आंखें बड़ी और मासूम थीं। उसके चेहरे के भाव जटिल थे। उसने सुदूर उत्तर में, जहां हमेशा जमी हुई तन्हाई रहती है, लाखों साल बिताए थे और दिन रात एक जैसी बर्फ का सामना किया था। फिर भी आज इस अप्रत्याशित बच्चे ने न केवल उसकी जान बचाई थी, बल्कि एक छोटे सूर्य की तरह अनादिकाल से जमे हुए उसके दिल को भी गर्माहट दी थी। तभी तुमने उसकी बाहों में धीरे से कुछ बड़बड़ाने जैसा कहा। जुएडी को ऐसा लगा जैसे तुम मामा कह रहे हो। वो भावनाओं से भर गया और सिहर गया। उसने कभी एक छोटे सफेद भालू के बच्चे को अपनाया था, जो अब सुदूर उत्तर का एक शक्तिशाली शासक बन चुका था, और अब वो इस बच्चे से मिला जिसने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। शायद यही किस्मत थी। उसने अपना सिर झुकाया और तुम्हारे चिकने माथे पर धीरे से चूमा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें अभूतपूर्व कोमलता थी। शायद यही किस्मत है जो हमें जोड़ती है। क्योंकि तुमने मुझे पहले ही मामा कह दिया है, इसलिए मैं तुम्हें अपना लूंगा। आज से तुम जुएडी के बच्चे हो। उन्होंने एक पल के लिए सोचा। उनकी नजरें तुम्हारे छोटे गर्म कपड़ों में लिपटे चेहरे पर टिकी हुई थीं, और उन्होंने धीरे से कहा, बेमिंग बर्फ और कड़ाके की ठंड की जगह है, फिर भी तुम इस जमाने वाली जगह पर गर्माहट ले आए हो, जैसे बेमिंग पर कोई शानदार सूरज उगाया हो। चलो तुम्हें बेमिंग लिए यांग बुलाते हैं, कैसा लगा? आप हैरान रह गए। रुको, मैंने तुम्हें मामा कब कहा? वो तो बस थोड़ी सी बड़बड़ाहट थी। और वो नाम बेमिंग लिए यांग, क्या ये वही नाम नहीं था जो दूसरी दुनिया में आने से पहले तुम्हारा असली नाम था? जुएडी तुम्हें आइस एसेंस पैलेस की ओर ले गए, और रास्ते में उनकी किस्मत बहुत अच्छी रही। सबसे पहले उन्होंने बर्फ की परत के नीचे से 10,000 साल पुराना स्नो लोटस निकाला। फिर चट्टान की दरार से 10,000 साल पुराना प्रोफाउंड आइस मैरो का एक टुकड़ा निकाला। ये दोनों ही ऐसी बेहतरीन चीजें थीं जो बर्फ वाले स्पिरिट बीस्ट्स बहुत ज्यादा पाना चाहते थे, ऐसी चीजें जिन्हें दशकों तक खोजने पर भी शायद ही कोई पाता। फिर भी आज वे बाहर निकले, एक बच्चा मिला, और संयोग से 2 बेहतरीन प्राकृतिक खजाने भी मिल गए। जुएडी ने अपनी बाहों में ऊँग रहे नन्हे बच्चे को देखा। उनके होठों पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। बच्चा सचमुच किस्मत लाने वाला था। आइस गोल्ड पैलेस लौटने पर जुएडी ने स्नो लोटस और आइस मैरो को सावधानी से रख दिया, लेकिन तभी उनके सामने एक बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई। उन्हें ये पता नहीं था कि इंसानी बच्चे को कैसे पालते हैं। जुएडी ने जब पुलारी भालू के एक छोटे बच्चे को पाला था, तो वो बर्फ में रहने पर भी ठीक ठाक रहता था, लेकिन इंसानी बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। सुदूर उत्तर की कड़ाके की ठंड उन्हें आसानी से नुकसान पहुंचा सकती थी। फिर भी कुछ देर तक आपको देखने के बाद जुएडी को हैरानी हुई कि आप गर्म और आरामदायक स्थिति में थे, और जमाने वाली ठंड का आप पर कोई असर नहीं हो रहा था। आपके शरीर के अंदर रोशनी की गर्म आभा के साथ साथ अब बिना किसी को पता चले शुद्ध आइस एसेंस का एक अंश भी मौजूद था। मामला और जटिल तब हुआ जब आपको भूख लगी। आप रोने लगे और उनकी गोद में सिमट गए। लाखों साल तक जीने के बावजूद जुएडी को ये नहीं पता था कि इंसानी बच्चे को खाना कैसे खिलाते हैं। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने सावधानी से अपनी आत्मा की शक्ति को इकट्ठा किया, सारी कठोर और बर्फीली नफरत को हटाकर उसे सबसे कोमल ऊर्जा में बदल दिया, और फिर उसे तुम्हें खिलाया। आप बेसुध होकर खा रहे थे और आपको एक झुनझुनी सी महसूस हो रही थी। डोलुआ दुनिया में आने के बाद तुम्हारा पहला खाना खुद जुएडी ने तुम्हें खिलाया था। जब तुम खुशी खुशी खा रहे थे, तभी आइस क्रिस्टल पैलेस के बाहर से एक खुशमिजाज आवाज सुनाई दी। कुछ ही पलों बाद पन्ने जैसे हरे रंग के कपड़ों में लिपटी एक आकृति तेजी से अंदर आई। जुएयर, तुम वापस आ गई। नहीं आने वाली लड़की ने अपने पन्ने जैसे हरे बालों की चोटियां बनाई थी, और उसकी सुनहरी आंखों में जोश और उत्साह चमक रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि आइस एम्प्रेस थी, दूर उत्तर के 3 महान शासकों में से दूसरी। जैसे ही आइस एम्प्रेस अंदर आई और जुएडी को एक इंसानी बच्चे को गोद में लिए प्यार से खाना खिलाते देखा, उसने इतनी जोर से चीख मारी कि आइस क्रिस्टल पैलेस की छत ही उड़ जाती। जुएयर, तुम क्या कर रही हो? ये इंसानी बच्चा कहाँ से आया? तुम इसे क्यों खिला रही हो? आइस एम्प्रेस पूरी तरह घबरा गई थी। वो बिजली की तेजी से आगे बढ़ी। उसकी सुनहरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर गलती से पैर पड़ गया हो। जुएडी को इस प्रतिक्रिया का अंदाजा था। उसने शांति से पूरी कहानी सुनाई। बच्चे को खोजने और ईवल पर्ल से सामना करने तक उसने बच्चे द्वारा उसकी जान बचाने के साथ साथ रास्ते में 10,000 साल पुराने स्नो लोटस और 10,000 साल पुराने प्रोफाउंड आइस बैम्बू शूट को भी उठाने का जिक्र किया। आइस एम्प्रेस हैरान होकर चुपचाप सुनती रही। पहले ईवल पर्ल ने लगभग जुएयर को अपने वश में कर लिया था, और फिर इस इंसानी बच्चे ने उसकी जान बचाई थी, और साथ ही अच्छी किस्मत भी लाई थी। उसने जुएडी की बाहों में तुम्हें देखा, और उसकी शुरुआती हिचकिचाहट काफी हद तक कम होने लगी।
फिर भी उसके चेहरे पर उत्सुकता बनी रही जब वो पास झुकी और तुम्हारे गोल मटोल मुलायम गाल को उंगली से छुआ। बच्चे की त्वचा से एक हल्की गर्माहट महसूस हुई जिससे उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। ये बच्चा इतना गर्म क्यों है, जैसे कोई छोटा सूरज हो। सिर्फ बच्चे के गाल को छूने से उसका मन नहीं भरा। उत्सुकता के कारण उसने अपनी उंगली नीचे की ओर बढ़ाई और तुम्हारे छोटे से लिंग को मजाक मजाक में छू दिया। तुम तुरंत अकड़ गए। हे भगवान, इस चोटी बांधने वाली लड़की को क्या हो गया है। अगले ही पल वाह, तुम जोर जोर से रोने लगे जिसे चुप कराना मुश्किल था। चौंक कर बिंगडी पीछे हट गई। उसे अचानक पछतावा हुआ। उसने हड़बड़ी में और अनाड़ीपन से तुम्हें चुप कराने की कोशिश की। अरे अरे, रोना मत, मैं अब इसे नहीं छूंगी, प्रॉमिस करती हूँ। जुएडी ने झुंझलाते बिंगडी का हाथ हटा दिया, तुम्हें अपनी बाहों में कसकर भर लिया और तुम्हें शांत करने के लिए प्यार से फुसफुसाने लगी। बिंगडी ने अपना सिर खुजलाया। तुम्हारे आंसुओं से भीगे लाल हो चुके छोटे से चेहरे को देखकर उसे तुम और भी अच्छे लगने लगे। तब से आइस गोल्ड पैलेस एक जीवंत जगह बन गया और हमेशा अलग थलग रहने वाली जुएडी एक कोमल प्यार करने वाली माँ जैसी बन गई। वो सब कुछ खुद संभालती थी। जबकि घमंडी और तीखे स्वभाव वाली आइस एम्प्रेस ऐसी बन गई जिसके काम उसकी तीखी बातों से बिल्कुल अलग थे। वो परेशानी की शिकायत तो करती, लेकिन तुरंत इंसानों की दुनिया में जाकर तुम्हारे शरीर को पोषण देने के लिए दुर्लभ खजाने और दवाइयाँ ढूंढने निकल पड़ती। ये सुनकर कि एसेंस ग्लू शरीर को मजबूत बना सकता है और स्पिरिट रिंग को सोखने की उम्र की सीमा बढ़ा सकता है, आइस एम्प्रेस बार बार इंसानों की दुनिया में गई और बड़े गुटों और शहर के शासकों के भंडारों पर छापे मारे। लौटने पर वो उन चीजों और सुदूर उत्तर की दुर्लभ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके एक असरदार टॉनिक बनाती और हर दिन ये पक्का करती कि तुम उसे पूरा पी लो। 6 साल पलक झपकते ही बीत गए। तुम एक मजबूत जोशीले लड़के बन गए थे और आइस क्रिस्टल पैलेस में रोज तलवारबाजी का अभ्यास करते थे। लगातार पोषण मिलने की वजह से तुम्हारा शरीर तुम्हारे हम उम्र बच्चों से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। तुम्हारी शारीरिक बनावट एक स्पिरिट ग्रैंड मास्टर जैसी हो गई थी। आखिरकार तुम्हारी स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी का दिन आ ही गया। आइस एम्प्रेस ने बहुत पहले ही इंसानों के तरीके वाला अवेकनिंग एरे तैयार कर लिया था जिसमें सारी चीजें सही क्रम में रखी हुई थी। स्नो एम्प्रेस पास ही खड़ी थी, उसकी नीली आंखों में उम्मीद भरी थी। बीच में कदम रखो, डरो मत, चाहे कोई भी स्पिरिट जागे, तुम हमारे बच्चे हो। तुमने सिर हिलाया और एरे के बीच में कदम रखा। आइस एम्प्रेस ने अपनी स्पिरिट पावर उसमें डाली। एक सुनहरी चमक तुरंत ऊपर की ओर उठी और तुम्हें पूरी तरह से घेर लिया। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से एक दबी हुई गूंज उठी, जैसे सदियों से सो रहा सूरज अचानक अंधेरी खाई में जाग उठा हो, और एक शानदार दबदबे वाली आभा बाहर की ओर फैल गई। यहाँ तक कि आइस और स्नो एम्प्रेस की आभा भी इसके जवाब में कांप उठी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में गहरा सदमा देखा। इस बच्चे की आत्मा में छिपी शक्ति सचमुच डरावनी थी। अगले ही पल दोपहर की सूरज की तरह तेज लाल रोशनी चारों ओर फैल गई। हवा तुरंत गर्म होकर झुलसने लगी और आइस क्रिस्टल पैलेस की दीवारें उस दबाव से चरमराने और टूटने लगी। अत्यधिक गर्मी ने सुदूर उत्तर की कड़ाके की ठंड को पीछे धकेल दिया। आपके पीछे धीरे धीरे एक विशाल साया उभरने लगा, एक ऐसा शरीर जिसमें पूंछ का फिन और धड़ लाल और चांदी सफेद रंगों से गुथे हुए थे और वो कोणीय कवच पहने हुए था जो सुनहरी चमक बिखेर रहा था। उसके माथे पर एक सुनहरी आग चमक रही थी, जबकि उसकी छाती पर मौजूद सोल एसेंस कोर एक छोटे सूरज की तरह धड़क रहा था और रोशनी की लपटें छोड़ रहा था। उसके पीछे एक लाल धनुषाकार प्रभा मंडल से चमकदार सुनहरी रोशनी फूट रही थी। पंखों की तरह फैलते हुए उससे एक झुलसा देने वाली दिव्य शक्ति निकल रही थी जो सब कुछ राख कर सकती थी। दर्जनों मीटर ऊंचा वो साया विशाल हॉल में खड़ा था। वो सूर्य के केंद्र से बाहर निकलते हुए युद्ध के देवता जैसा लग रहा था। साथ ही आपके काले बालों और आंखों में बदलाव आया। आपके बाल चमकदार सुनहरे हो गए और आपकी आंखें जलते हुए लाल रंग की हो गईं, मानो उनमें लपटें उठ रही हों। ये कौन सी मार्शल सोल है? इसका नाम क्या है? बिंगडी ने बेचैनी से पूछा। आपने अपने पीछे उस जाने पहचाने साये को देखा। आपका दिल जोरों से धड़क रहा था। अपोलो, सन स्टार गॉड। बर्फ और बर्फ के सम्राटों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में हैरानी थी। लाखों वर्षों तक जीवित रहने के बावजूद उनमें से किसी ने भी इस नाम की मार्शल सोल के बारे में कभी नहीं सुना था। फिर भी इस आभा का मौजूद होना, जिसने अल्टीमेट आइस को भी झुलसा देने वाला महसूस कराया, ये तय करने के लिए काफी था कि इस मार्शल सोल की गुणवत्ता अकल्पनीय रूप से उच्च थी। हालांकि शक्ति का उभार अभी खत्म नहीं हुआ। धड़ाम, अचानक ठंड की एक लहर जो बेहद तीखी थी बाहर की ओर फैल गई। हवा तुरंत जम गई और बर्फ के क्रिस्टल चारों ओर जमीन पर फैल गए। बर्फ की परत जो पहले तेज गर्मी से पिघल गई थी तुरंत फिर से जम गई। ठंड अब पहले से कहीं ज्यादा थी। एक कोणीय बर्फीले नीले रंग का क्रिस्टल धीरे धीरे आपके सामने तैरने लगा। इसका पूरा शरीर गहरे नीले रंग की चमक से जगमगा रहा था, जिससे एक निर्मम ठंडक निकल रही थी कि बिंगडी भी सहज रूप से घबराकर निगलने को मजबूर हो गए। ये ताइक्शू प्रोफाउंड आइस है। जैसे ही ये जानकारी आपके दिमाग में उमड़ी, आपकी आंखें चमक उठी। ये गैलेक्सी स्टार के रिसाव से उत्पन्न एक शक्ति थी जो साइलोंग की काली ऊर्जा और सुदूर उत्तर की प्रोफाउंड आइस से मिश्रित थी। इसमें 3 मुख्य क्षमताएं थी। पहली ये कि ये रैंक प्रतिबंधों के परवाह किए बिना सभी गुणों को तिगुना कर देती थी। दूसरी, ये एक प्रोफाउंड आइस इल्यूजन दायरे का निर्माण कर सकती थी
जो फंसे हुए पीड़ितों के समान शक्ति वाले प्रेतों की प्रतिकृतियां बनाती थी। ऐसी इकाइयां जो तब तक अनंत रूप से पुनर्जीवित होती रहती थी जब तक कि उनका ऊर्जा स्रोत नष्ट न हो जाए। तीसरी, इसकी ऊर्जा इतनी शुद्ध थी कि इसे साधना के लिए सीधे अवशोषित किया जा सकता था, जिससे असंख्य वर्षों के प्रोफाउंड आइस मैरो के समान प्रभाव प्राप्त होते थे। ये चोटों को तेजी से ठीक कर सकती थी और आत्मा शक्ति को पुनर्पूर्ति कर सकती थी। बेशक इसके दुष्प्रभाव भी थे। अस्थिर इच्छा शक्ति वाले लोगों के लिए संपर्क अंधकारमय शक्तियों द्वारा भस्म होने और कठपुतली बनने का जोखिम था। जुड़वा मार्शल आत्माएं। शी महारानी पहले तो प्रसन्न हुई, लेकिन जल्द ही उनकी भौहें चिंता से तन गई। हिम महारानी का चेहरा तुरंत बदल गया। अरे नहीं, मानव अभिलेखों के अनुसार 2 मार्शल आत्माओं वाले व्यक्ति स्पिरिट रिंग्स को अवशोषित करते ही विस्फोट होकर मर जाते हैं। छोटी भेड़ स्पिरिट रिंग्स को अवशोषित नहीं कर सकती। उस समय बेबी डोंग के पास 2 मार्शल आत्माएं होना एक गहरा रहस्य था। महाद्वीप पर दर्ज हर मामले में यूजर स्पिरिट रिंग्स को अवशोषित करने पर विस्फोट हो जाता था। फिर भी आप मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। आंटी स्नो, आंटी आइस, चिंता मत करो। 2 मार्शल आत्मा इतनी भयानक नहीं है। बस एक मार्शल आत्मा को टाइटल डब्ल्यू रैंक तक विकसित करो, अपने शरीर को उसकी चरम सीमा तक मजबूत करो और फिर दूसरी मार्शल आत्मा में उच्च स्तरीय स्पिरिट रिंग्स जोड़ लो। बस इतना ही आसान है ना? आपने पहले ही सारी योजना बना ली थी। सबसे पहले ताइक्शु प्रोफाउंड आइस यानी आदि शून्य प्रोफाउंड आइस का विकास करो। सुदूर उत्तर के प्राकृतिक लाभों का उपयोग करके तेजी से विकास करो। एक बार जब आप टाइटल डब्ल्यू रैंक तक पहुंच जाते हैं और आपका शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाता है, तो आप सोलर स्टार गॉड अपोलो को 1 लाख साल या यहाँ तक कि कई लाख साल की स्पिरिट रिंगे पहनाते हैं। सोलर एनिहिलेशन की रोशनी के एक ही धमाके से पूरा डोलुओ का महाद्वीप हिल जाता। आइस एम्प्रेस हैरान होकर चुपचाप सुनती रही। ऐसी रणनीति के बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। सदमे से उभरने से पहले ही उनकी नजर उस क्रिस्टल जैसी ताइक्शु प्रोफाउंड आइस पर पड़ी और उनकी लार टपकने लगी। उसकी आभा और शुद्धता 10,000 साल पुरानी प्रोफाउंड आइस वाटर से भी ज्यादा आकर्षक थी। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उन्होंने स्नो एम्प्रेस का ध्यान न देने का मौका देखकर झुककर उसे जल्दी से चाट लिया। धमाका। आइस एम्प्रेस की आभा अचानक बढ़ गई। उनके सभी गुण उसी क्षण 3 गुना हो गए। एक विशाल उमड़ती हुई शक्ति उनके शरीर में दौड़ गई और उनकी आंखें चमक उठी। लेकिन कुछ सेकंड की खुशी के बाद वो शक्ति तेजी से कम हो गई और वो अपनी असली हालत में वापस आ गई। ये वापस नीचे क्यों आ गई? आइस एम्प्रेस ने बेचैनी से पूछा। आपने बेबसी से आ भरी? आंटी, वो मार्शल आत्मा अभी भी कम लेवल का है। ये असर को ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख सकता। साथ ही इसमें कंट्रोल करने का असर भी है। उसे चाटने से असल में आपके अंदर एक कंट्रोल सीड डाल दिया गया है। एक छोटा सा बच्चा जिसने अभी अभी अपना मार्शल वाल जगाया है और वो मुझे कंट्रोल करेगा? आइस एम्प्रेस को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने अकड़ कर कहा, मुझे यकीन नहीं है, करके दिखाओ। आप मुस्कुराए। आंटी, अपने गाल को चुटकी काटो, फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर चिल्लाओ। बीस्ट मैन कभी स्लेव नहीं बनेंगे जब तक कि रहने और खाने की सुविधा न मिले। बिंगी शुरू में सख्त दिखना चाहती थी, लेकिन उनके शरीर ने उनकी इच्छा के विरुद्ध काम किया। उनके हाथ अचानक ऊपर उठे। उन्होंने अपने गालों को जोर से नोचा, फिर सिर के ऊपर उठाकर पूरी ताकत से चिल्लाया। ऑर्क्स कभी गुलाम नहीं बनेंगे जब तक कि रहने और खाने की सुविधा न मिले। उनकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी जो पूरे आइस क्रिस्टल पैलेस में गूंज उठी। चिल्लाने के बाद बिंगी वहीं जम गई। श्यूदी ने चुपचाप अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। उनके कंधे हल्की हल्की हंसी दबाने की वजह से कांप रहे थे। बिंगी का ध्यान टूटा। उसका चेहरा एकदम गहरे लाल रंग का हो गया और वो चिल्लाते हुए तुम्हारी तरफ झपटी। अरे बदतमीज बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने मजाक को एक तरफ रखें तो आइस और स्नो दोनों भाई बहन सच जानते थे। इस बच्चे की मार्शल आत्मा पहले से ही इतनी ताकतवर थी कि डोलुओं के महाद्वीप की जानी पहचानी हर चीज को चुनौती दे सके। अभी अभी जागने के बावजूद ये लाखों वर्षों की साधना वाले स्पिरिट बीस्ट की खूबियों को 3 गुना कर सकती थी और कुछ समय के लिए उस पर काबू भी पा सकती थी। जरा सोचिए कि पूरी तरह से विकसित होने पर यह बच्चा कितना खतरनाक हो जाएगा। मार्शल आत्मा के जागने के बाद जन्मजात स्पिरिट पावर का टेस्ट हुआ। जैसे ही आपने क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखा, पूरे गोले में एक चकाचौंध देने वाली रोशनी फैल गई जो बाहर निकलकर पूरे आइस क्रिस्टल पैलेस को रोशन कर रही थी। जन्मजात पूरी स्पिरिट पावर, बिल्कुल जैसा सोचा था। बिंगी ने उत्साह से तालियां बजाई। जन्मजात पूरी स्पिरिट पावर का मतलब एकदम शिखर से शुरुआत करना था। उन 2 ग्रेड 8 मार्शल आत्माओं के साथ भविष्य में असीमित संभावनाएं थी। जदी को भी पूरा भरोसा हो गया। उसने तुरंत वो खजाने निकाले जिन्हें उसने बरसों से संभाल कर रखा था। 20,000 साल पुराने आइस पोलर फैंटम फॉक्स की एक बाहरी स्पिरिट बोन, साथ ही 10,000 साल पुरानी आइस मैरो ग्रास, आइस सोल नेदर फ्रूट्स और मिरियड ईयर कोल्ड जेड लीव्स का ढेर, और वो सब तुम्हारे हाथों में थमा दिए। इन रहस्य खजानों को सोखने के बाद तुम्हारा शरीर एक उच्च रैंकिंग स्पिरिट किंग के स्तर तक पहुंच गया, जबकि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिट एम्परर के स्तर तक पहुंच गई। बाहरी स्पिरिट बोन ने तुम्हें भ्रम को देखने, आध्यात्मिक वेधन और सभी गुणों को बढ़ाने जैसी क्षमताएं दी। ऐसी क्षमताएं जो जबरदस्त थी। असाधारण प्रतिभा वाले इस बच्चे को देखकर बिंगी के मन में एक साहसिक विचार। वो जेडी के करीब झुकी, उसकी आंखें चमक रही थी। जेडी, जरा सोचो, शिया यांग का टैलेंट बहुत जबरदस्त है और वॉइड प्रोफाउंड आइस लगातार बेहतरीन रिसोर्स बना सकता है। क्यों ना हम एक गॉड मेकिंग प्रोजेक्ट शुरू करें। सुदूर उत्तर में हजारों 10,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट है। हमने यहाँ सदियों से राज किया है, इसलिए वफादार साथियों का एक समूह बनाना मुश्किल नहीं है। वे बूढ़े और कमजोर जीव
10,000 साल पुराने सोल बीस्ट खत्म होने के बजाय छोटे मेमने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला करते हैं, जिससे उसकी आत्मा का एक अंश बचा रहता है। जैसे 10,000 साल पहले एंजल गॉड और सी गॉड थे, वैसे ही अब हम सुदूर उत्तर के देवता को तैयार करेंगे। ज़ेदी कुछ पलों के लिए खामोश हो जाती है और उस नौजवान को देखती है जो पास ही अपनी मार्शल आत्मा को समझने की कोशिश कर रहा है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ठीक है, गॉड मेकिंग प्लान अब शुरू होता है। आइस और स्नो एम्प्रेस के पूरे सपोर्ट से तुम्हारी लेवलिंग की रफ्तार तेजी से बढ़ती है। तुम्हारी पहली सोल रिंग 11,000 साल पुराने आइस वॉल एम्परर स्कॉर्पियन के बलिदान से मिलती है, जिससे तुम्हें मिस्टिक आइस मायरिड फॉर्म्स सोल स्किल मिलती है। तुम्हारी दूसरी सोल रिंग 15,000 साल पुराने आइस वॉल एम्परर स्कॉर्पियन से तुम्हें आइस स्टॉर्म सोल स्किल मिलती है। इन दो 10,000 साल पुरानी सोल रिंग्स के साथ तुम सीधे लेवल 29 यानी ग्रेट सोल मास्टर पर पहुंच जाते हो और तुम्हारी ट्रू बॉडी आर्मर समय से पहले ही प्रकट हो जाती है। इसके बाद अपनी पिछली जिंदगी की यादों के सहारे तुम ज़ेदी और बिंगडी को हेवन डाउ एम्पायर की सीमा पर मौजूद मायरिडियर मिस्टिक आइस मैरो के भंडार तक ले जाते हो। तुम इस कीमती मैरो के 57 खंबे हासिल करते हो, जिससे ज़ेदी और बिंगडी सफलतापूर्वक अपने ट्रिब्यूलेशन ब्रेक थ्रू से गुजर पाती है और उनकी कल्टीवेशन हजारों साल बढ़ जाती है। टाइटन स्नो डेमन किंग और आइस बियर किंग श्याओबाई एक एक करके तुम्हारे सामने झुकते हैं और तुम्हारे वफादार साथी के तौर पर पूरी निष्ठा की कसम खाते हैं। दूर उत्तर का 6 साल का युवा मास्टर, जिसके पास 2 गॉड टियर मार्शल सोल्स हैं, लाखों वर्षों की साधना वाले 3 ओवरलॉर्ड्स का साथ है और मायरिडियर मिस्टिक आइस मैरो का पूरा भंडार है। और ये तो बस शुरुआत है। आगे आप आइस फायर यिन यांग वेल पर कब्जा करने और पॉइजन डाउनुओ डूगुबो को हराने के लिए सनसेट फॉरेस्ट जा रहे हैं। फिर आप नॉर्डिंग सिटी जाकर 1,00,000 साल पुरानी सॉफ्ट बोन रैबिट को पकड़ेंगे और तांग सान के कुछ करने से पहले ही उसे अपने सोल रिंग के तौर पर हासिल कर लेंगे। आंटी काटो मत, मेरी गलती थी। बेमिंग लिए यांग ने अभी अभी बिंगडी को छेड़ा ही था कि उसने उसे नोचना, चूमना और काटना शुरू कर दिया। जब वो अपने चेहरे पर बने हाथों के निशानों और दांतों के निशानों से जूझ रहा था तो उसे प्राइमोर्डियल वॉइड प्रोफाउंड आइस की प्रकृति पूरी तरह समझ आ गई। ये किसी भी लक्ष्य के गुणों को 3 गुना कर सकती थी, यहाँ तक कि दूसरों को नियंत्रित भी कर सकती थी। हालांकि नियंत्रण के लिए स्पिरिट पावर और मानसिक ऊर्जा की खपत गुणों को बढ़ाने की तुलना में कहीं अधिक थी। अगर इस्तेमाल करने वाला काफी ताकतवर हो तो कमजोर व्यक्ति के लिए इससे बच निकलना नामुमकिन था। वो अच्छी तरह जानता था कि सुपर डॉल्वो को भी नियंत्रित करने की एक क्षमता शायद गैलेक्सी स्टार से मिला कोई वरदान थी। बिंगडी ने एक और बार काटा। उसकी सुनहरी आंखें चमक उठी। जागने के बाद उसकी खुशबू और भी आकर्षक हो गई थी, जिससे उसका मन उसे और भी काटने का कर रहा था। उसने लिए यांग को कसकर पकड़ रखा था, फिर भी उसकी नजर प्राइमोर्डियल वॉइड प्रोफाउंड आइस पर ही टिकी थी। 3 गुना बढ़ोतरी और उस आकर्षक खुशबू ने उसे इच्छा से भर दिया। भले ही उसे नियंत्रित होने का खतरा पता था, वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि ये छोटा सा बच्चा उससे कुछ भी अजीब करवा सकता है। ये देखकर ज़ुएडी हल्के से मुस्कुराई। वो पहले से ही जानती थी कि लिए यांग से आने वाली खुशबू खुद प्राइमोर्डियल वॉइड प्रोफाउंड आइस से ही आ रही थी। अगर ये जागने के तुरंत बाद ही उन जैसे शीर्ष स्तर के शक्तिशाली लोगों की शक्ति बढ़ा सकती थी, तो जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती, इस बढ़ोतरी का समय भी बढ़ता जाता। उसने कहा, चूंकि तुम सबसे पहले प्राइमोर्डियल वॉइड प्रोफाउंड आइस की साधना कर रहे हो, तो अब तुम्हारा पहला स्पिरिट रिंग हासिल करने का समय आ गया है। तुम्हारे शरीर की बनावट को देखते हुए तुम 2000 साल पुरानी रिंग को झेल सकते हो। 2000 साल तो बेकार है, बिंगड़ी ने जवाब दिया। छोटे यांग ने सालों तक दुर्लभ खजाने खाए हैं। उसका शरीर पहले से ही स्पिरिट वेनरेबल के बराबर है, कम से कम 4000 साल। ज़ुएडी को चिंता करते देख कि वो इसे संभाल नहीं पाएगा, वो उसके पास झुकी और धीमी आवाज में बोली, उसकी मार्शल सोल गुणों को 3 गुना कर सकती है और यहाँ तक कि ऊर्जा को बहाल कर चोटों को भी ठीक कर सकती है। अगर हम उसे सही ढंग से तैयार करें तो बाद में हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना करते समय ये हमारी मदद करेगा। ज़ुएडी के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। लाखों सालों तक जीवित रहने के कारण वो जानती थी कि हर हेवनली ट्रिब्यूलेशन मौत के मुंह में जाने जैसा होता है। अगर बिंगड़ी की बात सच थी, दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत अपना निवेश बढ़ाने का फैसला किया। ज़ुएडी ने अपना हाथ उठाया और ग्लेशियर वाली नदी से बर्फ का एक टुकड़ा बुलाया। उसके अंदर एक बर्फ नीले रंग का सुनहरे धब्बों वाला पत्थर था जो हुटोंग के आकार का था। ये आउटर स्पिरिट वैली के आइस मार्केट से मिला हुटोंग स्टोन था, जो 100,000 ईयर स्पिरिट वैली की चीजों से भी ज्यादा दुर्लभ था। ये वे खजाने थे जो उसने सालों पहले इंसानी स्पिरिट मास्टर्स के पतन के बाद जमा किए थे। आइस एम्प्रेस ने कई दुर्लभ और कीमती चीजें निकाली। 10,000 ईयर ओल्ड आइस मैरो ग्रास, आइस ब्रेकिंग नेदर स्पिरिट बोन और मायरेड ईयर जेड एसेंस फ्लूइड। उन्होंने वे सभी चीजें दी जिनकी जरूरत मेरिडियन को मजबूत करने, स्पिरिचुअल सी को स्थिर करने और स्पिरिट पावर को पोषित करने के लिए थी। ली यांग कृतज्ञता से भर गया। अगर 6 साल पहले ज़ुएडी और बिंगड़ी ना होते तो वो उस बर्फीले गड्ढे में जमकर मर जाता। धन्यवाद कहने के बाद उसने उन आध्यात्मिक खजानों को पकड़ा, एक एक करके स्पिरिट जड़ी बूटियों का सेवन किया और उन्हें रिफाइन करना शुरू किया। शक्ति की एक विशाल लहर उसके शरीर में दौड़ गई, जिससे उसकी मेरिडियंस चौड़ी हो गई। उसकी स्पिरिट पावर तेजी से बढ़ी। ग्रेट स्पिरिट मास्टर, स्पिरिट एल्डर और स्पिरिट एंसेस्टर के स्तरों को पार करते हुए मजबूती से स्पिरिट किंग के स्तर पर पहुंच गई, जबकि उसका भौतिक शरीर एक हाई रैंकिंग के स्पिरिट किंग के स्तर तक पहुंच गया।
उसकी भौं के बीच बर्फ जैसे रंग का हेवनली आई जैसा निशान उभर आया। उसकी आउटर स्पिरिट बोन ने एक कौशल को जगाया, इल्यूजन ब्रेकिंग आई। इसके पैसिव प्रभावों में भ्रम और अदृश्यता के पार देखना, निचले स्तर के भ्रमों से सुरक्षा, सभी गुणों और ऊर्जा की शुद्धता में 100% की वृद्धि और आध्यात्मिक हमले की शक्ति में 30% की वृद्धि शामिल थी। इससे उसे मारे गए दुश्मन की 1% आध्यात्मिक शक्ति हमेशा के लिए सोखने की क्षमता भी मिली। इसकी एक्टिव स्किल थी स्पिरिट पियर्स, जो दुश्मन के स्पिरिट सागर को तोड़ने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को केंद्रित करती थी। इसकी शक्ति उसकी अपनी ताकत के साथ साथ बढ़ती गई। ये सब देखकर आइस एम्प्रेस काफी संतुष्ट हुए। फिर अचानक उन्होंने एक चौंकाने वाली बात कही, केवल 10,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट्स में ही सोल शॉक छोड़ने की क्षमता होती है और केवल ह्यूमन स्पिरिट किंग्स ही 10,000 ईयर पुराने स्पिरिट रिंग्स को सोखने की हिम्मत करते हैं। फिर भी ली यांग के पास अब एक स्पिरिट किंग जैसा शरीर था और एक स्पिरिट एम्परर जितनी आध्यात्मिक शक्ति। क्या उसका पहला स्पिरिट रिंग सीधे 10,000 साल के लेवल से शुरू नहीं हो सकता था? बोलते हुए वो और भी उत्साहित हो गए। 10,000 साल पुराने स्पिरिट रिंग से शुरुआत करने का मतलब ली यांग का देवता बनने का असली मौका था। जैसे 10,000 साल पहले एंजल गॉड और सी गॉड थे, वैसे ही वे फार नॉर्थ के देवता बना सकते थे। उस इलाके में अनगिनत 10,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट्स होने के कारण मानने वालों का एक समूह बनाना मुश्किल नहीं था। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके बीस्ट्स खुद के लिए उसके लिए कुर्बान हो सकते थे। भले ही वे अपना शारीरिक रूप खो देते, लेकिन उनकी आत्मा का एक अंश बचा रहता, जिससे उन्हें आखिरी आराम की जगह मिल जाती। गॉड मेकिंग प्लान शब्द ने मानो एक पल के लिए हवा को ही जमा दिया। ज़्वेडी की आंखें चमक उठी और उनके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। बिंगड़ी ने हाथ बढ़ाकर ली यांग का बाल सहलाया। आज से तुम फार नॉर्थ के अकेले यंग मास्टर हो, पूरा फार नॉर्थ तुम्हारा है। ली यांग ने अपने अंदर भावनाओं का एक सैलाब उमड़ता हुआ महसूस किया। वो ये सोचे बिना नहीं रह सका कि कहीं उसकी आंटी पर त्यान मिंग का साया तो नहीं पड़ गया था। आइस पैलेस से निकलते ही ज़्वेडी ने देखा कि उसकी ऑरा की इंटेंसिटी दुगनी हो गई थी। ली यांग ने समझाया, ये मेरा दूसरा मार्शल सोल है, अपोलो, सन स्टार गॉड। सूरज की रोशनी में सभी गुण 100% बढ़ जाते हैं। आइस एम्प्रेस की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे एहसास हुआ कि इस मार्शल सोल की गुणवत्ता असाधारण है। बिना देर किए वो लड़के को सीधे उस गहरी बर्फीली गुफा में ले गई जहां आइस एम्परर क्रैब कबीले अपने बुजुर्गों को रखता था। ऐसे जीव जो पुरानी लड़ाइयों में बुरी तरह घायल हो गए थे और जिनकी जीवन शक्ति खत्म हो चुकी थी। बलिदान की रस्म के जरिए कोई भी सुरक्षित रूप से स्पिरिट रिंग हासिल कर सकता था और साथ ही उस जीव की आत्मा का एक अंश बचा रहता था, जिससे उसका पूरी तरह से अस्तित्व खत्म नहीं होता था। आइस एम्परर अकेले गुफा में गया और एक केकड़ा बाहर लाया, जिसकी मूल रूप से 30,000 साल की कल्टीवेशन थी, लेकिन जीवन शक्ति खत्म होने के कारण वो 11,000 साल रह गई थी। बलिदान की सारी रोशनी ली यांग में समा गई और उसकी स्पिरिट पावर सीधे लेवल 20 पर पहुंच गई। उसके पैरों के नीचे गहरा काला 10,000 साल पुराना स्पिरिट रिंग उभर आया और उसकी लंबाई तेजी से बढ़ गई। वो लेवल 20 पर पहुंच चुका था, अपने दूसरे स्पिरिट रिंग के लिए तैयार। आइस एम्परर जल्दी से वापस गुफा में गया और एक और भी ज्यादा पुराना जीव लेकर आया, एक केकड़ा जिसकी कल्टीवेशन 15,000 साल की थी। दूसरे बलिदान के बाद उसकी स्पिरिट पावर तेजी से लेवल 29 पर पहुंच गई और ली यांग की लंबाई 1.6 मीटर हो गई, जो असल में खुद आइस एम्परर से भी ज्यादा थी। आइस एम्परर ने उत्सुकता से उससे अपनी स्पिरिट स्किल्स दिखाने को कहा। उसकी पहली स्किल थी मिस्टिक आइस मायरियड फॉर्म्स, जो ऊर्जा की शुद्धता, कठोरता और स्पिरिट पावर के भंडार को 200% तक बढ़ा देती थी। प्राइमोर्डियल मिस्टिक आइस आसानी से अलग अलग आकारों में बदल सकती थी, तलवारों से लेकर ब्लेड्स और भालों तक, और उससे कड़ाके की ठंडक निकलती थी। देखते ही देखते ली यांग ने अचानक देखा कि उसके दाहिने हाथ पर बर्फीले नीले रंग का कवच की एक परत बन रही है, जो उसके मांस और हड्डियों पर बिल्कुल सही तरह से फिट हो रही थी। ये ट्रू बॉडी आर्मर था जो सिर्फ डॉलुओ मनहुआ में मिलता था। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वो डॉलुओ वर्ल्ड के मनहुआ वर्जन में आ गया है। उसकी दूसरी स्किल थी आइस स्टॉर्म, जो उसे वहां धमाका करने की क्षमता देती थी जहां बर्फ मौजूद हो। बर्फ के अंदर मौजूद टारगेट जितना मजबूत होता, तबाही की शक्ति उतनी ही ज्यादा होती। इसमें 200% एट्रीब्यूट बूस्ट भी मिलता। ये सुनकर आइस एम्परर हैरान रह गया। आइस स्टॉर्म एक रेयर हुनर था, 10 में से किसी एक के पास। आइस एम्परर क्रैब में, यहाँ तक कि कबीले के सम्राट के पास भी वो चीज नहीं थी। फिर भी इस बच्चे ने अपनी दूसरी स्पिरिट रिंग के साथ उसे जगा लिया। उत्साहित होकर उसने ली यांग के सिर को सहलाया और बार बार उसे मॉन्स्टर कहा। उसकी उत्सुकता बढ़ गई थी। आइस एम्परर एक पल के लिए हिचकिचाया। उसे वो समय याद आया जब उसे शक्ति का जरा सा स्वाद चखने के बाद अपमानजनक हरकतें करने के लिए मजबूर किया गया था। सोने चांदी के लालच में ताइक शूज वान भी आखिरकार अपने आप को रोक नहीं पाया। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसे जरा सा चखा और तुरंत उसकी ऊर्जा बढ़ गई। होंठ चटकाते हुए और उस स्वाद का मजा लेते हुए उसने पाया कि ये पहले से कहीं ज्यादा खुशबूदार और ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा शुद्ध थी। बेइमिंग लियांग के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। बर्फ को नियंत्रित करने की क्षमता को बिना मानसिक ऊर्जा खर्च किए अपनी मर्जी से चालू या बंद किया जा सकता था। उसने प्रोफाउंड आइस के कुछ टुकड़े बनाए और उन्हें उन दोनों को दे दिया। टाइक सू प्रोफाउंड आइस को तेजी से विकास के लिए बनाया गया था और इसे साझा करने से उनकी ताकत बढ़ाने में मदद मिलती। आइस एम्परर बिना किसी शिष्टाचार की परवाह किए बर्फ को चबा रहा था, तभी वह अचानक रुक गया। ये ऊर्जा, ये बिल्कुल 10,000 साल पुरानी प्रोफाउंड आइस वाटर जैसी है।
ये सचमुच किसी के कल्टीवेशन बेस को, साधना के स्तर को बढ़ा सकती है। ज्यूडी, जो कुछ पल पहले ही हंस रहा था, ने उसके चेहरे के भाव बदलते देखे। सच में? आइस एम्परर हैरान और खुश दोनों था। उसकी सुनहरी आंखें तेजी से चमक रही थीं। शुद्ध बर्फ गुण वाली ऊर्जा के अलावा आदिम सार का एक अंश उनकी आत्मा की शक्ति में समा गया। कल्टीवेशन के बढ़ने का एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसा 10,000 साल पुरानी प्रोफाउंड आइस वाटर से मिलता था। ज्यूडी ने एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और उसे अपने मुंह में डाल लिया। एक ठंडी अनुभूति उसके गले से नीचे उतरी और उसकी आत्मा की शक्ति के मूल स्रोत में समा गई। कल्टीवेशन में एक वास्तविक स्थायी वृद्धि। उसने बेइमिंग लियांग की ओर देखा। उसका लहजा गंभीर था। सभी गुणों में 3 गुना वृद्धि और कल्टीवेशन बढ़ाने की क्षमता। आखिर तुम्हारी इस टाइक्सू प्रोफाउंड आइस में कितनी क्षमताएं हैं? बेइमिंग लियांग को इसका जवाब अच्छे तरह पता था। गैलेक्सी स्टार और डार्क एनर्जी के मिलने से बनी टाइक्सू प्रोफाउंड आइस युद्ध की शक्ति को बढ़ा सकती थी, दिमाग को नियंत्रित कर सकती थी और रिकवरी में तेजी ला सकती थी। कल्टीवेशन को बढ़ाना तो बस इसकी आदिम ऊर्जा के स्वाभाविक गुणों में से एक था। हालांकि इसके मौजूदा प्रभाव उसके दूसरे भाई के लिए बहुत मामूली थे, लेकिन एक बार जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाती तो ये 10,000 साल पुरानी प्रोफाउंड आइस वाटर का चलता फिरता जनरेटर बन जाती। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी आभा हमेशा हमें इतना शांत महसूस कराती है। पता चला कि टाइक्सू प्रोफाउंड आइस का आदिम सार तुम्हारे भीतर ही है। ज्यूडी को अचानक वो अजीब एहसास याद आया जब वे पहली बार मिले थे। आइस एम्परर ने बर्फ का पूरा टुकड़ा खा लिया था और खाने की चाह में अपने होंठ चाट रही थी। इसका स्वाद सच में बहुत बढ़िया है। हालांकि इसने मेरी कल्टीवेशन को उतना नहीं बढ़ाया कि पूरी तरह संतुष्टि मिल सके, फिर भी इसकी भारी मात्रा इसकी कमी पूरी करती है। जब तुम्हारा लेवल बढ़ेगा तो ये वेस्टर्न हान के 10,000 ईयर प्रोफाउंड आइस वाटर से भी बेहतर होगा। काश मैं रोज तुम्हारी प्रोफाउंड आइस पेट भर के खा पाती है। बेइमिंग लियांग अचानक बोला। मदर्स यू, आंटी बिंग, मुझे पता है कि 10,000 ईयर प्रोफाउंड आइस वाटर कहाँ है। आइस एम्परर ने तुरंत अपना चेहरा उसके चेहरे के बहुत करीब कर लिया। उसकी सुनहरी आंखें फैल गई। कहाँ? हेवन डो एम्पायर की उत्तरी सीमा और एक्सट्रीम नॉर्थ के बीच बने किले के पास। मुझे सही जगह याद नहीं है, लेकिन अल्टीमेट एलिमेंटल ताकतों के रूप में तुम में दुर्लभ आइस एट्रीब्यूट खजानों के प्रति स्वाभाविक लगाव है। एक बार जब हम उस इलाके में पहुंचेंगे तो तुम उन्हें जरूर महसूस कर लोगी। आइस एम्पेरस और स्नो एम्पेरस ने एक दूसरे की ओर देखा। वे दोनों उत्सुक थीं। एक्सट्रीम नॉर्थ पर सैकड़ों हजारों सालों तक राज करने के बाद उन्होंने वहां मौजूद प्रोफाउंड आइस एसेंस का सारा भंडार पहले ही खत्म कर दिया था। एक नया स्रोत मिलना बहुत कीमती साबित हो सकता था। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चलते हैं। आइस एम्पेरस ने बेइमिंग लियांग को उठाया, उसे अपनी छाती से सटाया और तुरंत दक्षिण की ओर चल पड़ी। 3 दिन बाद एक्सट्रीम नॉर्थ के हवादार दक्षिणी किनारे पर सीमावर्ती किले की विशाल दीवारें दिखाई दी। तीनों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए काले लबादे पहने और व्यापारियों के कारवां और एडवेंचरर्स के साथ मिलकर शहर में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। उन्हें रहने के लिए एक सराय मिली। सराय के मालिक ने जब उस नौजवान को 2 बेहद खूबसूरत महिलाओं के साथ देखा तो वो समझदारी भरी मुस्कान के साथ बोला कि अब सिर्फ एक डबल रूम ही बचा है। बेइमिंग लियांग ने मोल भाव करने की जहमत नहीं उठाई। उसने सोने के सिक्के दिए और दोनों महिलाओं को ऊपर ले गया। कमरे में अपने लबादे उतारते ही आइस एम्प्रेस की दिलचस्पी जागी। जब हम यहीं हैं तो क्यों ना इंसानों के कुछ खास पकवान चखे जाएं। बेइमिंग लियांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत एक प्राइवेट कमरा बुक किया, मेन्यू में मौजूद सभी गर्म डिश ऑर्डर की और खास तौर पर एक्स्ट्रा जैम, मधु, सिरप और दूध मंगवाया। खाना आने का इंतजार करते हुए उन्होंने सफर के दौरान बनाई गई टाइक्सू प्रोफाउंड आइस निकाली और उसे टेबल पर सजा दिया। पहले से जमाए गई ये बर्फ के क्रिस्टल इमरजेंसी एनर्जी रिजर्व का काम करते थे। फिर भी इन्हें सोखने से इनकी ताकत कम नहीं होती थी। बर्फ जमाना और उसे सोखना अपने आप में साधना का एक बहुत असरदार तरीका था। आइस एम्प्रेस ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनकी नजरें तुरंत क्रिस्टल जैसी बर्फ पर टिक गईं। उन्होंने बर्फ का एक टुकड़ा उठाया और उसे चबाने लगी। हर निवाले के साथ उनकी आंखें और चमकने लगी। टाइक्सू प्रोफाउंड आइस, जिसकी शुद्धता 500% बढ़ गई थी, उसका स्वाद पहले से कहीं बेहतर था। जल्द ही गरम डिश और दूसरी चीजें आ गईं। बेइमिंग लियांग ने अपनी उंगलियों से बर्फ का चूरा, शेव्ड आइस तैयार किया, उस पर जैम और सिरप डाला और ताजा दूध मिलाकर शेव्ड आइस के कई कटोरे बनाए। साथ ही 1 कप गाढ़ी गर्म दूध वाली चाय भी, और उन्हें एक एक करके दोनों महिलाओं के सामने रख दिया। मदर्स यू, आंटी बिंग भी इंतजार नहीं कर सके। उन्होंने एक बड़ा चम्मच भरकर उसे अपने मुंह में डाल लिया। एक अत्यंत शुद्ध ठंडक उनकी जबान पर फैल गई, जो फलों की मीठी मजेदार खुशबू के साथ मिल गई। शुद्ध बर्फ तत्व वाली एनर्जी उनकी नसों से होते हुए शरीर के हर कोने में दौड़ गई, जिससे उन्हें एक झुनझुनी गरी सुखद अनुभूति हुई और उनके सुनहरे बाल खड़े हो गए। बहुत बढ़िया, वे खुशी से बोले। उनकी आवाज कांप रही थी। कटोरे से चम्मच टकराने की आवाज आ रही थी, क्योंकि वे लगातार चम्मच पर चम्मच खाए जा रहे थे, रुक नहीं पा रहे थे। ज्यूडी ने भी थोड़ा सा चखा। जैसे ही वो उनकी जबान को छुई, उनके चेहरे पर चमक आ गई। ठंडक पिघलकर मधु और दूध के साथ मिली एक लंबी हल्की गर्माहट में बदल गई। आदिम ऊर्जा की लहरें चुपचाप उनकी आत्मा की शक्ति की गहराई में समा गई। हालांकि मात्रा बहुत कम थी, फिर भी इसने उन्हें और खाने के लिए ललचा दिया। ये सच में कुछ खास है, वे बुदबुदाए। लेकिन उन्होंने खाना नहीं रोका, लगातार चम्मच पर चम्मच खाते रहे।
बिंगडी ने जल्दी से कटोरा खाली कर दिया। सिरप उनके मुंह के कोनों पर लगा हुआ था और वे बेईमिंग लियांग को ध्यान से देखने लगे। शाओयांग, क्या और है? बेईमिंग लियांग ने एक और कटोरा आगे बढ़ाया। मेज पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस कटोरों से टकराने चम्मचों की आवाज आ रही थी। वे दोनों चुपचाप लेकिन तेजी से खा रहे थे। कटोरों को बिल्कुल साफ कर दिया। एक बार जब आप इसे खाना शुरू करते हैं तो आप इसे छोड़ नहीं पाते। कमरे में वापस आकर बिंगडी सोफे के सहारे बैठ गया और संतुष्टि से अपना छोटा पेट थपथपाया। पेट भर गया, मेरा पेट भर गया। उसने सब कुछ खा लिया था, मिल्क टी, स्लशी, गरम डिश और यहाँ तक कि टाइक्सू प्रोफाउंड आइस भी, जिसे उसने खाने पर टॉपिंग के रूप में छिड़का था। वे खाना बंद नहीं कर पा रहा था। होंठ चटकाते हुए और स्वाद को याद करते हुए उसने सोचा कि अगर ये 500% शुद्धता पर इतना अच्छा है तो सोचिए कि जब शाओयांग टाइटल डोलुआ रैंक तक पहुंचेगा तो प्रोफाउंड आइस कितनी अद्भुत होगी। ये कहते हुए उसने अपने मुंह के कोने से थोड़ा सा लगा हुआ खाना पोंछा। ज्यूडी ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। तुम छोटे पेटू। बिंगडी तुरंत सीधा बैठा और उसे घूर कर देखा। ज्यूअर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? अभी अभी किसने अपना कटोरा साफ किया था? ज्यूडी ने अपनी नजरें हटा ली। उसके गाल हल्के से लाल हो गए। ये बहुत स्वादिष्ट था ना, है ना? उत्साहित होकर बिंगडी बेईमिंग लियांग की ओर मुड़ा। शाओयांग, इसे खाने से तुम्हारी कल्टीवेशन भी बढ़ती है ना? इसी रफ्तार से तुम कुछ ही दिनों में अपनी तीसरी स्पिरिट रिंग हासिल कर लोगे। जल्द ही। बेईमिंग लियांग ये सिर हिलाया। बिंगडी इसकी जबरदस्त शक्ति को देखकर हैरान था। फिर उसने सोचा कि चूंकि ये इसकी कुल क्षमताओं को 3 गुना करने में सक्षम थी, इसलिए ये वास्तव में आश्चर्यजनक नहीं था। ज्यूडी ने बाहर आसमान की ओर देखा। उन्हें आज रात जल्दी सो जाना चाहिए क्योंकि कल उन्हें कोल्ड स्नो के उस हिस्से को खोजना था। जल्दी से हाथ मुंह धोने के बाद वे तीनों बिस्तर पर चले गए। कठोर उत्तर में सालों तक रहने के कारण बेईमिंग लियांग को ज्यूमा और बिंग के साथ सोने की आदत हो गई थी। जैसे ही वह लेटा, बिंग ने करवट ली और उसे गले लगा लिया और अस्पष्ट आवाज में बुदबुदाया, गर्म। ज्यूडी भी करवट लेकर लेटी और धीरे से बोली, अब सो जाओ। और उसने चारों ओर चादर अच्छी तरह लपेट ली। बिना किसी सपने वाली रात के बाद सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आई। बेईमिंग लियांग आइस एम्प्रेस की गोद में जागा। वो पहले ही जाग चुकी थी और उसने उससे एक कपड़ा थमाते हुए धीरे से हाथ मुंह धोने के लिए कहा। अभी भी नींद के खुमार में आइस एम्प्रेस उठी, उबासी ली और बिस्तर से नीचे उतरी। ठीक है, चलो आज कोल्ड स्प्रिंग की तलाश करते हैं। अगले कुछ दिनों तक तीनों ने किले के केंद्र से बाहर की ओर खोज की। आइस एम्प्रेस ने इलाके का जायजा लिया, जबकि स्नो एम्प्रेस ने रीडिंग की जांच की। अल्टीमेट आइस की उनकी दोहरी समझ एक दूसरे की पूरक थी। उन्हें पहले 3 दिन तक कुछ नहीं मिला। चौथे दिन उन्होंने उत्तर पूर्वी ग्लेशियर क्षेत्र में अपनी खोज का दायरा बढ़ाया। आइस एम्प्रेस बर्फ पर कुछ 100 मीटर चली। अचानक वो नीचे झुकी और अपनी हथेली सतह पर रखी। यहाँ कुछ है। स्नो एम्प्रेस उस जगह को महसूस करने के लिए नीचे झुकी। जमीन के नीचे बहते पानी की आवाज आ रही है, बहुत गहराई में। आइस एम्प्रेस ने अपनी अल्टीमेट आइस सोल पावर का इस्तेमाल किया। बर्फ की मोटी परत टोफू की तरह आसानी से फट गई और तेजी से नीचे की ओर एक रास्ता बन गया। दर्जनों मीटर नीचे गहरे नीले पानी का एक विशाल विस्तार हल्की चमक बिखेर रहा था और ठंडी हवा का एक झोंका उनसे टकराने के लिए ऊपर आया। आइस एम्प्रेस ने पानी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तुरंत पीछे हट गई। वाह, सच में वहाँ नीचे कुछ है। ये पक्का करने के बाद स्नो एम्प्रेस ने बेईमिंग लियांग की ओर देखा। तुम सही थे। आइस एम्प्रेस ने उत्साह से उसे अपने सिर के ऊपर उठाया। छोटे यांग, तुम सच में बहुत लकी हो। बेईमिंग लियांग के दिल से एक भारी बोझ हट गया। मायरे डियर प्रोफाउंड आइस स्प्रिंग यही थी। चूंकि ये समय 10,000 साल पहले का था, इसलिए यहाँ संसाधन भविष्य की तुलना में कहीं ज्यादा प्रचुर मात्रा में होने वाले थे। दोनों महारानियों ने उसे साथ लिया और बर्फीले झरने में डुबकी लगाई। स्नो एम्प्रेस ने हम तीनों की सुरक्षा के लिए अपनी सोल पावर से एक सुरक्षा घेरे बना लिया। जैसे ही वे दर्जनों मीटर नीचे उतरे, एक बेहद ठंडी लहर उनकी ओर बढ़ी। हालांकि बेईमिंग लियांग के भीतर से हल्के सुनहरे रंग की गर्माहट निकली, जिसने उस जमा देने वाली ठंड को रोक दिया। छोटे यांग, तुम फिर से गर्म हो गए हो। आइस एम्प्रेस ने उसे करीब से देखा। स्वभाव से ही अत्यधिक गर्मी वाली जीव होने के कारण उसे इस गर्माहट से कोई परेशानी नहीं हुई। स्नो एम्प्रेस ने भी हैरानी से देखा। ये सोलर स्टार गॉड मार्शल वसु की शक्ति है। ये बिल्कुल वैसा ही है जब हमने तुम्हें पहली बार पाया था। एक ग्रेट स्पिरिट मास्टर होने के बावजूद तुम इतनी कम तापमान को भी झेल सकते हो। बेईमिंग लियांग ने बस शांति से सिर हिलाया। ये शक्तिशाली है। बात करते करते वे गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। गुफा की दीवारें गहरे नीले रंग की आइस पोलर नर्व से जड़ी थी, जो मायरे डियर प्रोफाउंड आइस ग्रोटो का ही एक हिस्सा थी। उन्हें सही जगह मिल गई थी। ज्वेडी काफी भावुक हो गई। उसने बताया कि ऐसी गुफाओं को बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। पहले मिली गुफाएं असली प्रोफाउंड आइस ग्रोटो ही नहीं थी, वहां संसाधन न के बराबर थे। बिंगडी की आंखें उत्साह से चमक उठी। उन्हें पहले भी एक ऐसी गुफा मिली थी, लेकिन उसका प्रोफाउंड आइस मैरो पहले ही खत्म हो चुका था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में दूसरी ऐसी गुफा भी मौजूद होगी। ज्वेडी ने अपनी पसीने से तर हथेलियां पूछी। जिस तरह बीस्ट गॉड दी टियान ने लगातार सफलताएं प्राप्त करने के लिए कॉल्ड्रन ऑफ लाइफ का सहारा लिया था, उसी तरह ये मायरे डियर प्रोफाउंड आइस ग्रोटो भी
आइस टाइप स्पिरिट बीस्ट के लिए उतनी ही कीमती थी। बिंगडी ने बताया कि बेइमिंग लिएयांग बाद में आइस पोलर नर्व्स का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बेइमिंग लिएयांग ने उसकी बात बीच में ही काट दी। हम आइस पोलर नर्व्स के बारे में बाद में बात कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीज है मायरे डियर प्रोफाउंड आइस वाटर। अगर तुम और बिंगी इसे सोख लेते हो तो तुम्हारी ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। आइस और स्नो एम्प्रेस दोनों ही भावुक हो गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा खुद से पहले उन्हें प्राथमिकता देगा। ज़्वेडी ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। जब हमारे पास काफी चीजें जमा हो जाएंगी तो हम तुम्हारे लिए भी जरूर कुछ बचा कर रखेंगे। बिल्कुल, बिंगडी ने उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा। आखिरकार तुम ही तो हो वो देवता जिसे हम तैयार कर रहे हैं, और वैसे भी इस प्रोफाउंड वाटर का स्वाद तुम्हारे ताइक्सू प्रोफाउंड आइस के मुकाबले बहुत कमतर है। मुझे तो उस डिवाइन ताइक्सू प्रोफाउंड आइस का बेसब्री से इंतजार है जो तुम देवता बनने के बाद बनाओगी। इसके बाद दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। वे गुफा की दीवारों से आइस पोलर नर्व्स निकालने के काम में जुट गए, उन्हें ग्रेड के हिसाब से छांटा और फिर अपने स्पेशल स्पिरिट टूल्स में जमा किया। क्रिस्टल जमा करने के बाद तीनों उस बर्फीले झरने में और गहराई तक तैरते हुए गए। जैसे जैसे वे नीचे उतरे, तापमान तेजी से गिरा। ऐसे हालात जो कुछ ही पलों में एक टाइटल डाउलो को भी बेदम कर देते। लेकिन आइस और स्नो एम्पर्स को अपने पूरे शरीर में सिर्फ सुकून महसूस हो रहा था। झरने के रास्ते से गुजरते हुए उन्हें एक संकरी गुफा दिखाई दी। बर्फ के खंभों के बीच से तरल पदार्थ बह रहा था जिससे जबरदस्त और तीखी ठंडक निकल रही थी। मायरे डियर प्रोफाउंड आइस मैरो। बिंगडी की आवाज कांप रही थी जब उसने तेजी से उन्हें गिना। 57। कुल मिलाकर 57 थे। बेइमिंग लिएयांग ने उनकी संख्या नोट की। ये पिछली बार से मिली मात्रा से कहीं ज्यादा थी। ये बात समझ में आती है क्योंकि 10,000 साल पहले ये गुफा अपने चरम पर थी। चलो पहले इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं और बाकी बातें बाद में करेंगे। ज़्वेडी के इतना कहते ही दोनों ने इन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बर्फ के खंभों के आधार पर अपनी स्पिरिट पावर लपेटकर उन्होंने धीरे से उन्हें अलग किया और प्रोफाउंड आइस मैरो के हर साबुत टुकड़े को सावधानी से सुरक्षित रखा। जल्द ही लास्ट खंभा भी सुरक्षित हो गया। इकट्ठा करने का काम पूरा हो गया। बिंगडी ने 57 टुकड़ों को समेटा, एक भी कम नहीं था, और ज़्वेडी की ओर सिर हिलाया। इतना काफी है, वे बाद में तय करेंगे कि उन्हें कैसे बांटना है। उसने लिएयांग को उठाया और अपने सफेद लबादे में छिपा लिया। चलो हम घर चलते हैं। तीनों वापस उसी रास्ते पर चल पड़े। प्रोफाउंड वाटर का सहारा छिन जाने के कारण ठंडे झरने का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा और वो भयानक ठंडक भी काफी हद तक कम हो गई। जब तक चांद पानी से बाहर निकला तब तक उत्तरी बर्फीला मैदान धुंधली रोशनी में घिर चुका था। हालांकि ठंडी हवाएं अभी भी तेजी से चल रही थी, लेकिन तीनों के दिलों में एक गर्माहट महसूस हो रही थी। बिंगडी ने लिएयांग को नीचे उतारा, अपने कपड़े ठीक किए और बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कंफ्यूजन डिवाइस की जांच की। उन्हें पूरी तसल्ली हो गई थी। मायरे डियर प्रोफाउंड आइस के 57 स्पाइक्स और आइस पोलर नर्व टेंड्रिल्स। इलाज का ये सफर वो छोटा मेमना सच में उनके लिए किस्मत चमकाने वाला साबित हुआ था। ज़्वेडी के होठों पर मुस्कान आ गई और उन्होंने धीरे से लिएयांग के चेहरे से बुखार की वजह से आई नमी की बूंदों को पोंछा। चलो हम आइस गोल्ड पैलेस में वापस जाकर इस पर बात करते हैं। आइस गोल्ड पैलेस के अंदर जहां बर्फीली धुंध छाई हुई थी, मायरे डियर प्रोफाउंड आइस के 57 स्पाइक्स एक बर्फ के सोफे पर रखे गए। आइस एम्परर ने खुशी खुशी उन खजानों को देखा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे बांटा जाए। उन्होंने स्नो एम्पर की ओर देखा। स्नो एम्पर की नजर लिएयांग पर गई, जो वॉइड इथर प्रोफाउंड आइस के साथ ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वे आम स्पिरिट स्टोन्स हों। इन्हें तुमने ढूंढा है, तुम ही तय करो कि इन्हें कैसे बांटा जाए। उस युवक ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। स्नो मॉम, आप ही तय करें, आपने मुझे पहले ही बहुत कुछ दिया है। स्नो एम्पर ने तुरंत फैसला किया। वे 18 स्पाइक्स लेंगे, आइस एम्पर 15 स्पाइक्स लेंगे और बाकी बचे 24 स्पाइक्स लिएयांग को मिलेंगे। तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमें और ताकतवर बनने की जरूरत है। भविष्य में तुम्हें दैवीय पद प्राप्त करने वालों से मुकाबला करना होगा। ये सभी चीजें तुम्हारी तरक्की के लिए जरूरी संसाधन है। बेइमिंग लिएयांग ने अब मना नहीं किया। हालांकि उसने वॉरियर किंग शाओ बाई को 5 स्पाइक्स देने का सुझाव दिया। उन्होंने इतने सालों तक मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। अगर उनकी ताकत बढ़ती है तो हम सभी को फायदा होगा। इसके अलावा मेरे पास और भी मौके हैं। इस मामले में मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। आइस और स्नो एम्पर्स के चेहरों पर हैरानी देखकर उसने अपनी हथेली में वॉइड इथर प्रोफाउंड आइस को ऊपर उठाया और उसके पीछे अपोलो सन स्टार गॉड की परछाई दिखाई देने लगी। आइस फायर ड्यूअल पोलर आई, जो आइस और फायर ड्रैगन किंग्स के गिरने से बनी एक खजाने वाली जगह है, मेरे दोहरे स्वभाव और 5 आत्माओं वाले शरीर के लिए बिल्कुल सही है। आइस एम्परर ने हैरानी से जीभ चटकाई, जबकि स्नो एम्पर प्यार भरी मुस्कान के साथ बोले, पहले इन्हें सोख लो। अपनी परीक्षा पूरी करने के बाद मैं तुम्हें आइस फायर ड्यूअल पोलर आई की यात्रा पर ले चलूंगा। फिर वे कई दिनों के लिए एकांतवास में चले गए। जुड़वा आइस एम्पर्स ने अपनी मूल ऊर्जा को मजबूत करने के लिए प्रोफाउंड वाटर को शुद्ध किया और फिर लिएयांग और शाओ बाई के साथ दूर उत्तरी बर्फीले मैदानों की गहराइयों में चले गए।
श्याओबाई, जिसके दिल में मायरे डियर प्रोफाउंड आइस मैरो की 5 डंडियां मिलने का उत्साह अभी भी भरा हुआ था, मुड़कर देखा कि बिंग डी 4 लाख साल पुरानी बिजली की परीक्षा शुरू कर रहे थे। गरजते गरजते बादलों में बिंग डी ने लिए यांग द्वारा खास तौर पर तैयार किए गए वॉइड प्रोफाउंड आइस के कई टुकड़ों को अपने शरीर में समाहित किया। एक ही पल में उनकी ऊर्जा 3 गुना हो गई। जब 5 रंगों वाली बिजली की आफत बरसी तो वो बिना हिले डुले खड़े रहे, उस विनाशकारी ताकत का डटकर सामना किया और अपने सुनहरे शरीर को और मजबूत बनाने के लिए उस बिजली को खुद पर पड़ने दिया। 4 घंटे बाद आफत के बादल छट गए। आइस एम्परर की शक्ति का स्तर 4 लाख साल से बढ़कर 4,50,000 साल हो गया था। वो ग्रुप के पास लौटे और लियांग को गले लगाते हुए जोर से हंसे। तुम्हारी ताइक्सू प्रोफाउंड आइस कमाल की है। वो 4 लाख साल वाली आफत तो बस हल्की बारिश जैसी लगी। श्याओबाई अपने हाथ में मौजूद उस प्रोफाउंड आइस क्रिस्टल को हैरानी से देखते रह गए। सभी खूबियों में 3 गुना बढ़ोतरी, और ये फायदा इंसान की मौजूदा ताकत के हिसाब से बढ़ता था। ये सचमुच एक चलता फिरता बेमिसाल खजाना था। छोटे भाई, अगर भविष्य में कोई तुम्हें परेशान करे तो मैं सबसे पहले तुम्हारी मदद के लिए आगे आऊंगा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, बर्फ के मैदान के बीचों बीच अचानक कुछ हुआ। काले और सुनहरे रंग के भारी भरकम आफत वाले बादल नीचे की ओर दबाव बनाने लगे। 7 लाख साल की आफत के दबाव से बर्फ का पूरा मैदान चटकने और फटने लगा। उस भारी दबाव को महसूस करके टाइटन स्नो डेमन किंग एटाई वहां दौड़ा चला आया। बादलों के नीचे ज्यूदी को खड़े देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लॉर्ड ज्यूदी, उनकी हिम्मत कैसे हुई 7 लाख साल की आफत का सामना करने की? आइस एम्परर ने बस अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। बस देखते रहो, ज्यू एयर को खुद पर पूरा भरोसा है। अगले ही पल ताइक्सू प्रोफाउंड आइस के कई टुकड़े ज्यूदी के शरीर में समा गए और उनकी शक्ति तुरंत 3 गुना बढ़ गई। एटाई हैरान होकर अपने बगल में खड़े सुनहरे बालों वाले नौजवान की ओर मुड़ा। 3 गुना, सभी खूबियों में 3 गुना बढ़ोतरी। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, काले और सुनहरे रंग की बिजली का पहला बोल्ट जोरदार तरीके से गिरा। ज्यूदी ना तो बिजली से बची और ना ही उसे रोका, बल्कि अपने शरीर से ही उस बिजली का सामना किया और उस आफत वाली बिजली का इस्तेमाल अपनी नाड़ियों यानी मेरिडियंस को शुद्ध करने और बर्फ के नियमों को समझने के लिए किया। एक के बाद एक बिजली गिरती रही, फिर भी उसका आभा मंडल और मजबूत और बेहतर होता गया। उसका अल्टीमेट आइस तत्व एब्सोल्यूट जीरो के और करीब पहुंच गया। 6 घंटे बाद बादल छट गए और ज्यूदी की साधना शक्ति 7,50,000 साल के स्तर पर मजबूती से जम गई। एटाई वहीं स्तब्ध खड़ा था, अभी भी सदमे से उभरने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके हाथों में एक स्टोरेज डिवाइस फेंका गया। उसके अंदर मायराड ईयर प्रोफाउंड आइस मैरो की 2 डंडियां और ताइक्सू प्रोफाउंड आइस के कई टुकड़े थे। ऐसी चीजें जिनसे उसकी रक्त शक्ति उत्साह से भर गई। तुम्हारे लिए, वापस जाओ और इन्हें ठीक से आत्मसात करो, ज्यूदी ने शांति से कहा। अब से लिटिल यांग नॉर्दर्न आइसलैंड्स का यंग मास्टर है। तुम और श्याओबाई उसके दाहिने और बाएं हाथ बनोगे। उत्तर एक देवता को तैयार करना चाहता है। तुम्हें और मुझे दोनों को पहले और मजबूत होना होगा। एक देवता को तैयार करना? एटाई की सांसें थम गई। उसने अपना सिर झुकाया और प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आइस का एक टुकड़ा खाया। शक्ति की एक जबरदस्त लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने और श्याओबाई ने एक साथ सिर झुकाया। उनकी दहाड़ से पेड़ों पर जमी बर्फ झड़ गई और उन्होंने अपने यंग मास्टर के प्रति अपनी जान और वफादारी की शपथ ली। एटाई, जो बर्फ पर दौड़ रहा था, तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसने ऊपर देखा। उसकी नजरें बेमिंग लियांग पर थीं और उनमें एक तीव्र चमक थी। यंग मास्टर के पास अभी भी तीसरी स्पिरिट रिंग नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि मेरे जैसा टाइटन स्नो डेमन इसके लिए उपयुक्त हो सकता है। मेरे कबीले का एक सदस्य है जिसकी उम्र अब खत्म होने वाली है। ऐसा जीव जिसकी साधना 50,000 साल से अधिक की है। अगर वो यंग मास्टर के लिए खुद को बलिदान कर दे तो वो निश्चित रूप से एक असाधारण स्पिरिट स्किल प्रदान करेगा। एटाई ने 50,000 साल से अधिक साधना वाले और कम जीवन शक्ति वाले बूढ़े टाइटन स्नो डेमन के बलिदान का इंतजाम किया ताकि तीसरी स्पिरिट रिंग की जगह भरी जा सके। श्याओबाई, जो आइस बियर किन था और पहले ही उसकी मदद से लाभ उठा चुका था, वो भी अपने कबीले में लौटा और लगभग 80,000 साल की साधना वाले एक प्राचीन आइस बियर को बलिदान के लिए मना लिया। इस प्रकार चौथी स्पिरिट रिंग भी हासिल कर ली गई। प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आइस ने उसे पहले ही एक सामान्य स्पिरिट मास्टर के मुकाबले 4 गुना ज्यादा स्पिरिट पावर रिजर्व दे दिया था। उनकी अल्टीमेट मार्शल सोल की जबरदस्त डेंसिटी के साथ भले ही स्पिरिट रिंग की 1/3 एनर्जी उनके माथे के बीच मौजूद बाहरी स्पिरिट बोन की ओर मोड़ दी गई थी। 50,000 साल और 80,000 साल पुरानी स्पिरिट स्किल्स के एक साथ जुड़ने से उनका लेवल जबरदस्ती 47 तक पहुंच गया। अपनी शक्तियां जागृत होने के 1 महीने से भी कम समय में लेवल 47 तक पहुंचने पर बिंग डी ने पंजों के बल खड़े होकर उनके बाल सहलाए और उनके चेहरे पर गर्व की चमक थी। बेमिंग लियांग ने अपनी नई शक्तियों का फायदा उठाते हुए महसूस किया। उनकी तीसरी स्पिरिट स्किल ग्लेज्ड हार्ट ऑफ आइस एंड स्नो ने प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आइस से जुड़ी शुद्धता, कठोरता और स्पिरिट पावर रिजर्व को 200% तक बढ़ा दिया। इससे बर्फ से उनका गहरा जुड़ाव बन गया।
जब तक बर्फ नष्ट नहीं होती वे अमर रहेंगे। उनकी चौथी स्पिरिट स्किल प्रोफाउंड आइस हेवी लॉक ने 200% एट्रीब्यूट बूस्ट दिया। ये ऑटोमेटिक ट्रैकिंग के लिए टारगेट को लॉक कर लेती थी और टकराने पर ग्रेविटी के बल से 5 गुना ज्यादा दबाव डालती थी। इसके अलावा उन्होंने ब्लेसिंग ऑफ द आइस गॉड डोमेन को भी जागृत किया। एक्टिवेट होने पर यह दुश्मन की सभी शक्तियों को दबा देता था, उनकी बर्फ से लड़ने की क्षमता, आइस रेजिस्टेंस को कम कर देता था और उनके स्पिरिट पावर की खपत को 20% बढ़ा देता था, जबकि अपने साथियों की सभी शक्तियों को 30% तक बढ़ा देता था। बर्फ टाइप स्पिरिट स्किल्स की शक्ति 50% बढ़ गई, स्पिरिट पावर की खपत आधी हो गई और रिकवरी की रफ्तार दुगनी हो गई। हर नई स्पिरिट रिंग के जुड़ने के साथ डोमेन की रेंज और असर और बेहतर होता गया। यहाँ तक कि सोल्जर रैंक फैंटम चाइल्ड भी साथ साथ विकसित हुआ। मेंटल पियर्स क्षमता सोल्जर रैंक डिवाइन लाइट में बदल गई, जो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के आक्रमण करने में सक्षम थी और साथ ही किसी टारगेट को मारने पर उसकी मानसिक शक्ति का 3% हमेशा के लिए सोख लेती थी। जैसे ही डोमेन का विस्तार हुआ, 200 मीटर के दायरे में मौजूद सभी लोगों ने अचानक शक्ति का उभार महसूस किया। आइस और स्नो एम्परर्स ने एक दूसरे की ओर देखा, वे अपना आश्चर्य छिपा नहीं पा रहे थे। आइस एम्परर ने तुरंत उन्हें गले लगा लिया और खुशी से कहा कि उनका गॉड मेकिंग प्लान वाकई सही फैसला था। पास ही अलायंस की तरफ से श्याओबाई और आताई ने 1 लाख साल पुराने कबीले के सदस्य के छोड़े हुए स्पिरिट बोन्स पेश किए और उनसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उन्हें जल्दी से सोखने को कहा, लेकिन ज्यूदी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। दोनों हैरान रह गए। प्राइमोडियल वॉइड प्रोफाउंड आइस मार्शल सोल और आइस गॉड्स ब्लेसिंग डोमेन के मालिक यंग मास्टर आइस टाइप स्पिरिट बोन्स के लिए कैसे अनुपयुक्त हो सकते हैं। फिर ज्यूदी ने सच बताया। बेमिंग लियांग के पास 2 मार्शल सोल है। वो पहले आइस टाइप वाले की साधना कर रहे हैं और फार नॉर्थ के माहौल का इस्तेमाल करके तेजी से टाइटल डोलुओ रैंक तक पहुंच रहे हैं। हालांकि उनका दूसरा मार्शल सोल अपोलो द सन स्टार गॉड था, जिसमें अल्टीमेट फायर और लाइट की खूबियां थीं। भविष्य में उन्हें इसे पूरी तरह से 1 लाख साल पुराने स्पिरिट रिंग से लैस करना होगा। 6 स्पिरिट बोन स्लॉट्स को आइस टाइप खूबियों पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया जा सकता था। किसी देवता के नाम पर रखे गए दूसरे मार्शल सोल और 1 लाख साल पुराने स्पिरिट रिंग्स के पूरे सेट के बारे में सुनकर श्याओबाई और आताई बहुत प्रभावित हुए और बेमिंग लियांग को और भी ज्यादा जोश के साथ देखने लगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद ज्यूदी और बिंगडी बेमिंग लियांग के साथ आइस एंड फायर यिन एंड यांग वेल के लिए निकल लिए। उन्होंने श्याओबाई और आताई को मायरैड ईयर प्रोफाउंड आइस वाटर को सोखकर साधना करने के लिए फार नॉर्थ में ही रहने का निर्देश दिया, जबकि आइस क्रिस्टल वाली गाड़ी दक्षिण पूर्व की ओर तेजी से बढ़ गई। गाड़ी के अंदर बिंगडी मजे से प्राइमोडियल वॉइड प्रोफाउंड आइस स्लश खा रही थी, जिसे 9.5 गुना शुद्ध किया गया था, और कभी कभी ज्यूदी और बेमिंग लियांग को भी थोड़ा थोड़ा खिला रही थी। वे तीनों रास्ते भर बातें करते और हंसते रहे और कुछ ही दिनों में ट्यांडू एम्पायर के सनसेट फॉरेस्ट पहुंच गए। जैसे जैसे वे घाटी में और अंदर गए, हवा में ठंडक और गर्मी का मिला जुला एहसास होने लगा। जहरीली धुंध के बीच हल्की लाल और नीली चमक दिखाई दे रही थी। आखिरी पहाड़ी दर्रे से गुजरते ही आइस एंड फायर यिन एंड यांग वेल दिखाई दिया। गहरे लाल और बर्फीले नीले रंग के 2 अलग अलग और अद्भुत झरने। एक तरफ का पानी खौल रहा था, जबकि दूसरी तरफ का पानी पूरी तरह जमा हुआ था। आसपास अनोखे पेड़ पौधे और रेयर जड़ी बूटियां थीं और वहां की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी घनी थी कि उसे लगभग महसूस किया जा सकता था। जब वे दोनों इस टकराव की भयानक शक्ति को देखकर हैरान हो रहे थे, तभी अचानक आसमान काला हो गया। घाटी के ऊपर जहरीली हरी धुंध एक इंसानी चेहरे की शक्ल में बदल गई और एक गूंजती हुई आवाज ने उन तीनों को मनाही की जगह पर घुसने के लिए डांटा। काले कपड़ों और लहराते हरे बालों वाले डुगुबो धुंध से बाहर निकले। वे गुस्से से उबल रहे थे और उन तीनों पर अपनी औषधीय जड़ी बूटियां चुराने का आरोप लगा रहे थे। पॉइजन डोलुओं को युवा रूप में देखकर बेमिंग लियांग को तुरंत एहसास हुआ कि वो सोल लैंड डोलू डालू मनहा की दुनिया में है। डुगुबो के गुस्से भरे आरोपों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ा और शांत भाव से रजाव दिया। चोरी, आप गलत फहमी में हैं। इस दुनिया में जंगल का कानून है, शक्तिशाली के पास ही सब कुछ है। अगर इस सीरीज के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर 3000 लाइक्स कंप्लीट कर देना दोस्तों।